हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन करवाया था प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का विवेचना करें। आज हम स्रोत के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएँ और वहाँ पर और भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा और हम आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का मतलब होता है पुराना भारत, यानी कि आज से बहुत साल पहले भारत में शासन व्यवस्था। ठीक है, और राजनीतिक चिंतन का मतलब होता है शासन व्यवस्था के बारे में चिंतन करना, शासन व्यवस्था चलाना। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले भारत में जो शासन व्यवस्था चलता था उसके स्रोत क्या है, यानी हमको कैसे पता चलेगा, किस किस माध्यम से हमको पता चल रहा है कि पुराना समय में क्या होता था, नहीं होता था, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलता था, राजा महाराजाएं लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, मूर्तियाँ कैसे बनाया जाता था, लोग कैसे रहते थे, ये सब चीज़ों के बारे में, यानी पुराने भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था था उसके बारे में हमको अभी कैसे पता चलता है, किस माध्यम से पता चलता है, उसी को स्रोत बोलते हैं। कि किस किस चीज़ों से मुझे पता चलता है उसको बोलते हैं स्रोत। तो हमें वेद से पता चलता है, महाभारत, रामायण, कुरान, यही सब चीज़ों से पता चलता है। सिक्का था, मूर्ति था, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब पुराना चीज़ है। इसी सब से हमको पता चलता है कि पहले क्या होता था, नहीं होता था, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, कैसे शासन व्यवस्था चलता था। तो वही पहले के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा स्रोत है जिसके माध्यम से हम आज जान रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहले भूमिका। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन यानी पुराना है। यह वैदिक काल से, वैदिक काल मतलब होता है सबसे पुराना समय। ठीक है, तो यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर के मुगल काल तक माना जाता है। वैदिक काल मतलब होता है सबसे पुराना वाला काल, तो ये वैदिक काल से प्रारंभ होकर के मुगल काल तक माना जाता है। हमें प्राचीन भारत की शासन पद्धति की जो भी जानकारी प्राप्त होती है, यानी पुराना भारत यानी आज से बहुत साल पहले। ठीक है, प्राचीन भारत मतलब क्या, बहुत पुराना समय का। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी कुछ हमें प्राप्त होती है ना, वह किस किस साहित्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, वेदों से प्राप्त होता है, ब्राह्मणों से प्राप्त होता है, धर्मसूत्रों से प्राप्त होता है, धर्मशास्त्रियों से प्राप्त होता है, उपनिवेशों से प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधी लिख देना है कि जो भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त होता है वेद से, रामायण, महाभारत, ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि से, 4-5 वो लिख देना आदि से मिलता है। ठीक है, चलो हो गया। इस सभी के अलावा प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में हमें लिखे गए ग्रंथों से भी जानकारी मिलता है। ठीक है, किस किस से मिलता है, ग्रंथ हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जैन बौद्ध धर्म हो गया, वेद हो गए, यही सब चीज़ों से हमें मिलती है। सीधा सीधी लिख देना है। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत कौन है। तो कुल मिलाकर के 3 ही स्रोत हैं। कुल मिलाकर के 3 ही स्रोत है। पहला है प्राचीन भारतीय साहित्य। ये प्राचीन भारतीय साहित्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, साहित्य का मतलब हो गया सच्चाई प्रकट, जो कुछ सिखाता है। समझ गया ना, आने की पहला के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे, हमें पुराना समय जो है, पुराने समय में उसके बारे में जानकारी हमको 3 चीज़ों से मिलता है, 3 स्रोत से। एक साहित्य से, दूसरा विदेशी स्रोत से और तीसरा पुरातत्व सामग्री से। तो पहला नंबर प्राचीन भारतीय साहित्य का मतलब ये होता है दोस्तों, साहित्य का मतलब होता है सच्चाई प्रकट, जो कुछ हमें सिखाता है। जैसे रामायण हमें सिखाता है, हमें महाभारत सिखाता है, हमें जैन धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म सिखाता है। तो ये सब चीज़ें जितना भी कुछ पहले हो चुका जो हमें सिखाता है भी, जिसमें बिल्कुल सच्चाई बात है, असलियत बात है, वो हमारे सारे का सारे आ जाएंगे प्राचीन भारतीय साहित्य में। साहित्य का मतलब वही होता है जो पहले सच्चा चीज़ें था, जो जिससे हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब जो बाहर के व्यक्ति, बाहर के जो विचारक लोग भारत आए थे और वे अपना कुछ विचार दे करके चल गए, वे अपना कुछ पहचान छोड़ करके चल गए, जिसके माध्यम से आज हमें प्रूफ मिलता है, प्रमाण मिलता है पुराना भारत के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे पुरातत्व सामग्री। पुरातत्व सामग्री का मतलब होता है दोस्तों जो खोद करके निकाला गया था वस्तु, जैसा सिक्का हो गया, मूर्ति हो गया, तो ये सब चीज़ों से भी हमको कुछ प्राप्त होता है। तो ये कुल मिलाकर के 3 ही है। ठीक है, अब तीनों को अलग अलग करके देखेंगे। पहला प्राचीन भारतीय साहित्य को, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं जो हमें कुछ सच्चाई प्रकट होता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। पहला वैदिक साहित्य हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, स्मृतियाँ हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया एवं अन्य ऐतिहासिक स्रोत। तो यहाँ पे मैंने टोटल इतना लिखा है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने लिखा है सीरियल में वैसे आप भी एग्जाम में लिखो। अगर हम 8 गो लिखे हैं तो आप भी 8 गो लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतना सारा लिखें, आप 5 को भी लिख देना, 4 लिखना, 7 लिखना, जितना आपको याद आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना हम लिखें, क्योंकि हम बहुत लंबा आंसर बनाए। ठीक है, तो आप 1-2 छोड़ोगे भी तब भी चलेगा। ठीक है,
ठीक है, ये खास करके उन सभी स्टूडेंट के लिए जो रिटर्न एग्जाम लिखते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे हम लोगों को हर एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। बट हम लोग क्या हैं, एग्ज़ाम बीए में है, चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में किसी भी में एग्जाम दे रहा, तो उसके लिए 1-2 पॉइंट छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलो हम एक करके सारा का क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है नहीं है। सो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। यानी वैदिक साहित्य से नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें सबसे पुराना ग्रंथ है, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये आप सब सुने होंगे। इसमें टोटल 4 वेद है। और इस चारों वेदों में क्या बताया गया पता है, राज और शासन की उत्पत्ति कैसे हुआ। राज और शासन, शासन मतलब ये जो हमारा शासन उसको चलाता है, शासन व्यवस्था जो है। ठीक है, और राज का मतलब एक देश होता है। ठीक है, तो राज और शासन की उत्पत्ति कैसे हुआ, फिर राजतंत्र की व्यवस्था क्या है, राजा का अधिकार क्या होना चाहिए। ठीक है, उनका राजा का कर्तव्य क्या, राजा मतलब जो शासन व्यवस्था चलाता है उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उनके कार्य क्या क्या है, राजा को क्या क्या कार्य करना चाहिए, तथा शासन की नीति तथा राजा को कैसे शासन करना चाहिए, यही सब चीज़ों को वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद साहित्य के 2 वैदिक यहाँ पे आते हैं, रामायण और महाभारत। यहाँ पे सितंबर लिखा गया दोस्तों, क्षमा चाहेंगे। वैदिक साहित्य के बाद साहित्यों के दो महाकाव्य आते हैं, रामायण और महाभारत की रचना होती है। ठीक है, महाभारत जो है ना वो शांति पर्व में राज और सरकार का उल्लेख मिलता है। यानी महाभारत शांति पर्व में जो महाभारत उसमें राज्य का और सरकार का उल्लेखन मिलता है। और रामायण जो किसका रचित है, वाल्मीकि ने इसको लिखा था। ठीक है, आप सभी को पता है, इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन से संपूर्ण समाज का चित्रण किया है। मतलब इसमें पूरा का पूरा किसका चित्रण किया, पूरा का पूरा राम का पूरा समाज में ये क्या किया, चरित्र चित्रण किया है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों पुराण। पुराण का मतलब क्या, देखो महाकाव्य के साथ पुराण अपने समय की ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। इसमें आदिम काल से गुप्त काल की समस्त सामग्री का उल्लेख है। ठीक है, पुराण में क्या है, पुराण अपने समय की एक ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करता है। ऐतिहासिक अपने समय के इतिहास के बारे में ये चीज़ों को प्रदान करते हैं। और ये आदिम काल से गुप्त काल तक समस्त सामग्री का उल्लेख करता है। आदिम काल से गुप्त काल तक जितने कुछ हुआ था सब हमें पुराण ने क्या करता है, विस्तृत जानकारी देता है हमको। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है इतना पॉइंट लिखा है, 1-2 छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन सारा का सारा नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, और क्या मैं आप सभी को अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, स्मृतियाँ, स्मृतियाँ क्या होती है दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्मृतियाँ का विशेष महत्व है। जैसे मनु, विष्णु आदि की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है। इसमें राजा के कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। देखो मनु विष्णु एक व्यक्ति थे, यानी विचारक थे, विद्वान थे। ठीक है, तो मनु और विष्णु ने कुछ अपना स्मृतियाँ दिया था, तो मनु और विष्णु का ही सबसे ज़्यादा स्मृतियाँ महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, और जिसमें राजा के कर्तव्य का वर्णन किया गया, राजा को क्या कर्तव्य है, नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी का क्या है पूरा विवरण दिया गया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य, आप सभी को पता है बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। 3 ग्रंथ है इसलिए त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म में बौद्ध का उपदेश दिया गया था, जबकि जैन धर्म में जैन का उपदेश दिया गया था। तो बौद्ध में बौद्ध उपदेश का संग्रह होगा और जैन में जैन उपदेश का संग्रह होगा, जो कुछ उपदेश दिया गया था। ठीक है, बौद्धों के द्वारा, और जैन में जैन के द्वारा भी कुछ उपदेश दिया गया था। उपदेश मतलब कुछ अच्छे बातें। ठीक है, नेक्स्ट जैन साहित्य। जैन साहित्य प्राचीन चिंतन को प्रमाणित करता है। देखो जैन साहित्य से हमें क्या होता है पता है, प्राचीन चिंतन, प्राचीन मतलब पुराने चीज़ों के बारे में हमें प्रमाणित करता है, प्रूफ देता है। ठीक है, मुख्य रूप से जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में मौर्य काल का विस्तृत विवरण मिलता है। देखो जैन साहित्य में आप सुने होंगे मौर्य काल। ठीक है, तो जैन धर्म में यानी कि जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा मौर्य काल का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो यही सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है ना, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं तो आज हम लोग नहीं जान पाते। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था ना, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इससे भी बहुत कुछ हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख राजनीतिक भागों में से एक है। ठीक है, राजनीतिक भागों में से एक है। इसे राजनीतिक शास्त्र का आधार माना जाता है। इसे राजनीतिक शास्त्र का आधार माना जाता है। कुछ विचारकों का कहना है ना कि राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य का विचार है, कि जो राजनीतिक विचारधारा में सबसे अधिक देने बाद जो पॉइंट है ना, वो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बातें क्या है, हमारा कौटिल्य का विचारधारा, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीतिक विचारधारा में। नेक्स्ट है नीति शास्त्र। कौटिल्य के बाद राज्य एवं शासन पर लिखने में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नीति शास्त्र। ठीक है,
यानी कि सीधा सीधा आपको लिखना है कौटिल्य के बाद राज और शासन पर जो लिखा गया नीति शास्त्र, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि कौटिल्य के बाद कौन आया था? नीति शास्त्र वाला ही आया था। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बाद सरकार और ये राज्य के बारे में लिखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण नीति शास्त्र था। उसके बाद एक आता है अन्य ऐतिहासिक स्रोत। इसके साथ साथ इन सभी स्रोतों के साथ साथ अन्य भी ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया दोस्तों पहला, जिससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिला। अब बात करते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब हो गया दोस्तों विदेश के लोगों से, विदेश के चीज़ों से हमें क्या क्या जानकारी मिला। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत विदेशी स्रोत कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से विदेशी विद्वान की रचनाओं से प्राप्त सूचनाओं को शामिल किया गया। मतलब इसमें विदेशी यात्री, विदेशी विद्वान, जितने भी कुछ इसमें हमें जानकारी मिलेगा ना वो विदेशी विचारकों से मिलेगा, विदेशी विद्वानों से ही मिलेगा। अभी तक हम भारत के विद्वान से देखा, अब विदेशी विद्वान से देखेंगे कि उसने क्या क्या हमारे लिए जानकारी छोड़ के चल गया है। ठीक है, तो एक देखेंगे सिकंदर के पूर्व यानी जब सिकंदर आए थे उसके पहले, और एक देखेंगे सिकंदर के समकालीन यानी जब सिकंदर थे उस समय, और एक बार देखेंगे सिकंदर चले गए उसके बाद। ठीक है, फिर डी में देखेंगे सिकंदर मतलब वही जो सिकंदर भारत आए हुए थे, आप सभी को पता है। उसका डी देखेंगे चीनी यात्रियों का विवरण, जब चीन के लोग जब आए थे तो वो हमारे लिए क्या छोड़ गए। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मुस्लिम इतिहासकारों का विवरण कि जब मुस्लिम लोग आए थे तो उन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले सिकंदर के पूर्व यानी सिकंदर जब भारत आए थे इसके पहले, तो इसमें मुख्य रूप से विचारकों ने अपने पुस्तक में भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया। जब सिकंदर नहीं आए थे तो इसके पहले भारत के बारे में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। जब सिकंदर आए उस समय क्या हुआ, तो इसमें सिकंदर के साथ शामिल विचारकों ने, जब सिकंदर आए तो उसके साथ साथ जो भी विचारक शामिल थे उसने भारतीय समाज के साथ नज़दीकी से जुड़े थे, भारत के समाज के साथ जुड़े हुए थे। यही कारण है कि इनका विवरण सटीक और सबसे ज़्यादा अधिक सटीक और प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारत समाज के नज़दीक थे। अब देखते हैं सिकंदर जब चल गए तो इसमें मुख्य रूप से सिकंदर के बाद विचारकों ने भारत के भौगोलिक संस्कृति के विस्तार का विवरण किया। जब सिकंदर चले गए उसके बाद जो विचारक आए ना वो भारत की संस्कृति के बारे में विवरण प्रस्तुत किए हैं। अब देखेंगे चीनी यात्रियों का विवरण। तो चीनी यात्रियों द्वारा विभिन्न कालखंडों में दिया गया विवरण बहुत उपयोगी है, यानी चीनी के यात्रियों के द्वारा भी जो अलग अलग कालखंडों में जो विवरण दिया गया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक है, इन्होंने भारत में शिक्षा के उच्च विश्वविद्यालय का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए, विश्वविद्यालय के बारे में भी हमें जानकारियाँ दिया। नेक्स्ट है मुस्लिम इतिहासकारों का विवरण। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा भारत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पुरातत्व सामग्री। पुरातत्व सामग्री जो हमें खुदाई करने से कोई जो वस्तु मिला उसके माध्यम से जो हमें जानकारी मिला। तो प्राचीन भारतीय इतिहासकार में पुरातात्विक स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से अभिलेख मिले, सिक्के मिले, भवन मिले, ठीक है, चित्रकलाएँ और मूर्तियाँ मिलें। ठीक है, अब देखते हैं एक करके अभिलेख क्या है। तो भारतीय इतिहास में अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि आम तौर पर आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। अभिलेख क्यों किया जाता था पता है? राजा महाराजाओं के द्वारा प्रसार करने के लिए किया जाता था, ताकि लोग उन्हें देख सके और उनको पालन कर सके और राजा का बात मान सके। इन अभिलेखों को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था। अभिलेख लिखा जाता था, ये मत समझना कि क्या है, अभिलेखों को लिखा जाता था ताकि लोग उन्हें देख सके और उनका पालन कर सके, जिसमें से प्रमुख भाषा पाली, संस्कृत और प्राकृत है। कौन कौन भाषा था आपको आ सकता है एक नंबर में कि अभिलेख किस किस भाषा में लिखा गया था, तो पाली, संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन सिक्के। जो पहले के सिक्के मिले थे ना वो भी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के चले गए। प्राचीन सिक्के ने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से बने होते थे, जिनके आधार पर उस समय में किसी आर्थिक स्थिति का पता चलता था। उस समय जिसके पास ज़्यादा सिक्के होते थे इससे पता चलता था उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, और जिनके पास कम सिक्के होते थे उनका आर्थिक स्थिति मतलब बहुत खराब है, ऐसा माना जाता था। भवनें, घर, जिस प्रकार से अभिलेखों, सिक्कों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से स्मारक एवं भवनों से भी प्राचीन भारत के संस्कृति व धार्मिक जीवन का पता चलता है ना। जिस प्रकार से सिक्के से, अभिलेखों से पहले के बारे में हमें पता चलता है, उस प्रकार से भवनों के बारे में भी हमें लोगों के संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक जीवन का पता चलता है। एंड नेक्स्ट और हमारा लास्ट है चित्रकलाएं एवं मूर्तियाँ। भारत में कई धर्मों में चित्रकलाएं एवं मूर्तियाँ काफ़ी प्रचलन में रही है। प्राचीन काल की चित्रकलाओं से धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाँ देखो,
कौन जाति के, कौन धर्म के लोग किस प्रकार का चित्रकला बना रहे हैं, किस प्रकार का मूर्ति बना रहे हैं। इस प्रकार से उन लोगों को जाति धार्मिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है, उनकी कला के बारे में पता चलता है कि कौन कौन मूर्ति वो बना पा रहे हैं। इसके साथ ही चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है। किनके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। जब चित्र छापा रहेगा तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। इसके अलावा और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो वीडियो को शेयर करना है और दोस्तों में, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।